अगर आप रिकॉल करें तो मैंने लास्ट टाइम आपको बड़ी क्लियरली ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि बाइनरी लॉजिक क्या होती है। ये बेसिकली टू वैल्यू लॉजिक होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबल इनपुट्स या टू पॉसिबल इनपुट से ज़्यादा कहना बेहतर है कि हमारे पास टू पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं और वो बड़ी जो है डिस्टिंक्ट स्टेट्स होती हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं और बड़ी क्लियर होती हैं, जैसे कि येस और नो, ठीक है, वन और ज़ीरो, ट्रू और फॉल्स, हाई और लो एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने लास्ट टाइम बड़ी क्लियरली यहाँ पे पढ़ी थी। लेक्चर नंबर 5 में हमने इसको बड़ी क्लियरली डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक्स होती हैं, एंड लॉजिक, और लॉजिक एंड नॉट लॉजिक, ठीक है। और ये चीज़ अब आपको अगर आपने लेक्चर नंबर 5 को ध्यान से पढ़ा था तो मैंने बड़ी क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था कि एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से जिसके अंदर हम लोगों ने दो इनपुट्स ली थी। अगर आप याद करें तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं एंड लॉजिक की, कार और फ्यूल, और एक आउटपुट है ट्रैवल। तो हमें देखा था कि अगर हमारे पास कार और फ्यूल में से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग हो तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही सिनेरियो है कि हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं अगर हमारे पास कार भी अवेलेबल हो और हमारे पास गाड़ी के अंदर फ्यूल भी अवेलेबल हो, तो डेफिनेटली हमारे पास यही एक पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने चीज़ आपको लॉजिकली समझाई थी। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब हमारे पास इनपुट की तादाद दो हो, एक इनपुट थी कार और दूसरी इनपुट थी फ्यूल, तो जब हमारे पास इनपुट की तादाद दो हो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनपुट लिखते हैं 2 की पावर में, जितनी इनपुट होती है, अगर 3 होती तो हम लोग 3 लिखते हैं, तो जितनी इनपुट है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने हैं? पॉसिबल कम्बिनेशंस हमारे पास 4 हैं। इसको याद रखने के लिए बड़ा एक सिंपल से मेथड है जो आप लोगों ने पहले टेबल्स में भी देखा था, जो हम लोग नंबर सिस्टम में देख के आए थे, 2 zeros 2 1 0 1 एंड 0 1, ठीक है। बाकी आप लोगों को एंड लॉजिक याद होनी चाहिए क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये बड़ी क्लियरली आपको एक्सप्लेन की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एंड लॉजिक के अंदर एंड वर्ड आता है इसलिए क्योंकि ये एक इंग्लिश का वर्ड है। हम कहते नहीं कि दिस एंड दिस। सो एंड जो है ये बेसिकली ये कंपल्शन कंडीशन को इंडिकेट करता है कि जब तक दोनों एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे हमारे पास आउटपुट वन या यस नहीं हो सकती, ठीक है। फिर हमने देखी थी और लॉजिक जो कि काइंड ऑफ एंड लॉजिक के थोड़ा सा ऑपोजिट थी। एंड लॉजिक में तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार और फ्यूल, कार का होना भी जरूरी है और फ्यूल का होना भी जरूरी है, जबकि और लॉजिक में हमारे पास कंपल्शन नहीं होती बल्कि ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कार और बाइक। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे फ्यूल नहीं डाला, ठीक है, इसलिए कि और लॉजिक जी इंग्लिश का एक वर्ड है, और हम कहते हैं कि दिस और दिस, तो हम जब और का वर्ड यूज करते हैं तो हम बेसिकली ऑप्शंस की टर्म में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास कार और बाइक में से कोई भी एक चीज़ अवेलेबल हो तो हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन थी जिसमें हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और वो कंडीशन हमारे पास क्या थी कि ना हमारे पास कार अवेलेबल हो और ना ही हमारे पास बाइक अवेलेबल हो। अगर हमारे पास कार और बाइक में से कोई भी एक चीज़ अवेलेबल हो तो हम लोग ट्रैवल कर सकते थे। इसमें भी वही सिनेरियो है कि 2 की पावर 2, क्योंकि दो इनपुट्स हैं कार एंड बाइक, इसलिए हमारे पास पॉसिबल स्टेट्स क्या थी? पॉसिबल स्टेट्स हमारे पास 4 थी, ठीक है। और इसके अलावा नॉट लॉजिक के बारे में मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता देते थे कि नॉट लॉजिक एक ऐसी वाहिद लॉजिक है जिसकी इनपुट भी एक होती है और इसकी आउटपुट भी एक होती है। यहाँ पे तो दो लिखी गई हैं, असल में ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये आपको थोड़ी देर में मेरी बात समझ आ जाएगी। तो अगर हमारे पास इनपुट में 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ये हमारे पास एक टेबल है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसका टेबल असल में इस तरह बनेगा सिंपली, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डे एंड एन फॉर नाइट, तो अगर मेरे पास डे 0 है तो नाइट 1, ये एक टेबल है, ठीक है। और ये दूसरा टेबल है जिसमें मेरे पास डी फॉर डे और एन फॉर नाइट, तो अगर मेरे पास डे 1 है तो मेरे पास नाइट 0 होगा। तो ये जो नॉट लॉजिक होती है इसमें एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है, ठीक है जी। और ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि ये नॉट लॉजिक महज इन्वर्जन है, जो इनपुट हो उसका ऑपोजिट। और अगर आप याद करें तो हम लोगों ने ये चीज़ वंस कॉम्प्लीमेंट में सीखी भी थी। आज जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो इसी टॉपिक की एक्सटेंशन है और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको परेशान करेगी। बहरहाल मैंने इसकी एग्जांपल्स भी आपको दे दी। आज हम देखेंगे कि बाइनरी लॉजिक 3 इनपुट्स के साथ कैसे होगी। अगर आपको 2 इनपुट्स वाली बात समझ आ गई है तो आपको 3 इनपुट्स में भी इशू नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंड लॉजिक 3 इनपुट में कैसे होगी। देखिए हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक्स हैं, एंड और नॉट। सिर्फ हम लोगों ने जो 3 इनपुट या 4 इनपुट या 5 इनपुट देखना होता है वो सिर्फ एंड और के लिए होता है। वैसे तो नैंड और नॉर भी आगे आएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम एंड और की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो नॉट रह जाता है, नॉट में याद रखिएगा कि सिर्फ सिंगल इनपुट होती है और सिंगल आउटपुट होती है। यह बात अब आपने नहीं भूलनी। सो हम लोग देखते हैं एंड लॉजिक 3 इनपुट के साथ कैसा होगा। तो अब वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पहले मेरे पास इनपुट्स 2 थी तो पॉसिबिलिटीज मेरे पास कितनी थी? 4, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4।
अब मेरे पास इनपुट की तादाद हो गई है चेंज, ठीक है। तो अब मेरे पास इनपुट्स कितनी हैं, 3 इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 3 क्या हो गया 8। इसका मतलब है अब मेरे पास पॉसिबल कंडीशंस कितनी होंगी, अब मेरे पास पॉसिबल कंडीशंस होंगी 8। तो अगर आपको ऑक्टल वाला टेबल ड्रॉ करना आता है तो वही टेबल हमने इस सिनेरियो में ड्रॉ करना है। आप याद करें हमने कैसे बनाया था, 4 zeros 4 ones, फिर 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1, ठीक है जी। आई एम सॉरी 1 थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं लिखा गया, उसके बाद 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, दैट्स इट, ठीक है जी। ये हमारे पास टेबल है 3 इनपुट एंड लॉजिक का। सो लेट्स गो विद एन एग्जांपल। मैंने आपके लिए जो एनिमेशन तैयार किया है ये लास्ट टाइम और इस वाली एनिमेशन में सिर्फ फ़र्क इतना है कि प्रीवियस एनिमेशन में सिर्फ 2 इनपुट्स थी, कार और फ्यूल, अगर आप रिकॉल करें तो। इसमें मैंने एक तीसरा फैक्टर भी डाल दिया जो कि ड्राइवर है। तो अभी कॉन्सेप्ट अभी भी चेंज नहीं हो रहा। देखें अगर आपने ट्रैवल करना है, एक तो मेरे पास कार अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, फिर कार में फ्यूल भी होना चाहिए और कार चलाने के लिए ड्राइवर भी होना चाहिए। जब तक ये तीनों फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कार, फ्यूल और ड्राइवर में से आप सपोज करें कि फ्यूल, कार में फ्यूल नहीं है तो मैं तब भी ट्रैवल नहीं कर सकता। मेरे पास फ्यूल है, ड्राइवर भी है, लेकिन कार नहीं है तो डेफिनेटली मैं तब भी ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कार है और मेरे पास फ्यूल और ड्राइवर नहीं तो मैं तब भी ट्रैवल नहीं कर सकता। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। एंड लॉजिक में तीनों इनपुट्स जब तक 1 नहीं होंगी, अगर इनपुट्स की तादाद 3 है, ये 3 इनपुट एंड लॉजिक है, तब तक मेरे पास आउटपुट 1 नहीं हो सकती। इसको हम लोग कहते हैं 3 इनपुट एंड लॉजिक। और आप याद करें कि मैंने बताया था कि ये असल में लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1। अगर तीनों 1 में से एक भी चीज़ 0 हो गई तो 0 जब मल्टीप्लाई होगी तो ये सबको 0 कर देगी। याद रखिएगा कि ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, ये अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो इसके डिफरेंट कम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि पहले मेरे पास तीनों फैक्टर 0 होंगे, फिर ये 1 होगा, ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, फिर उसके बाद ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, फिर उसके बाद मेरे पास ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। इस तरह अगर मैं डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाऊं तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जो कि मैंने इस टेबल के अंदर यहाँ पे लिख दी हुई हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। अगर आप इस टेबल को बहुत गौर से देखें तो हर आउटपुट में मेरे पास 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर एक भी इनपुट 0 हो गई, अगर मेरे पास एक भी इनपुट 0 हो गई तो आउटपुट क्या होगी 0, क्योंकि एंड लॉजिक में जब तक तीनों फैक्टर्स ना हो, अवेलेबल ना हो या 1 ना हो, तब तक आउटपुट 1 नहीं होती। तो इस पूरे टेबल में सिर्फ आउटपुट में एक जगह 1 आ रहा है जब मेरे पास तीनों इनपुट क्या है 1 है। मेरे पास कार एंड फ्यूल एंड ड्राइवर, जब तक ये तीनों अवेलेबल नहीं होंगे मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। आई होप कि आपको मेरी ये वाली एग्जांपल समझ आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 इनपुट और लॉजिक। अगेन मैंने 3 इनपुट और लॉजिक के लिए एक एनिमेशन तैयार किया, वो एनिमेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एनिमेशन मैंने और लॉजिक के लिए तैयार की है। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में तो सिर्फ मेरे पास कार और बाइक था, अब मैंने एक और फैक्टर डाला जो कि बस का फैक्टर है। सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मेरे पास 2 के बजाय 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो मैं कार के थ्रू जा सकता हूँ, या बाइक के थ्रू जा सकता हूँ, या बस के थ्रू जा सकता हूँ। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता अगर मुझे ना कार की अवेलेबिलिटी हो, ना मुझे बाइक की अवेलेबिलिटी हो, और ना ही मुझे बस की अवेलेबिलिटी हो, जैसे कि यहाँ पे तीनों 0 दिखाए जा रहे हैं। अगर मेरे पास कार, बाइक या बस में से कोई भी एक चीज़ अवेलेबल हो तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। सो मैं कहूँगा मेरे पास कार और बाइक और बस में से अगर मेरे पास कोई एक भी अवेलेबल, जैसे कि सपोज करें मेरे पास बाइक है, मैं तब भी ट्रैवल कर सकता हूँ, कार है तब भी कर सकता हूँ। सपोज करें मेरे पास तीनों अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कार का ऑप्शन भी है, बाइक का भी है और बस का भी है। तो अब मेरी मर्जी है कि मैं किसके ऊपर ट्रैवल करता हूँ। ये है 3 इनपुट और लॉजिक एंड दैट्स इट। सो और लॉजिक में कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। एक भी इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट 1 हो जाएगी, भले के बाकी जीरोज रहें। और लॉजिक में सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 आ सकता है कि हमारे पास तीनों इनपुट 0 हो। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से समझें तो ये असल में हमारे पास एंड लॉजिक का ऑपोजिट है, ठीक है जी। तो जब आप देख लें कि ये इस टेबल के अंदर मेरे पास हर जगह 1 है, क्योंकि मेरे पास एक भी इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट 1 होगी। देखिए मैं कार या बाइक या बस में से कोई भी एक ऑप्शन हो तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। सिर्फ एक कंडीशन में मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, या एक आउटपुट 0 है अगर मेरे पास तीनों इनपुट क्या हो जाए 0 हो जाए। ये मेरे पास है 3 इनपुट और लॉजिक। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि नॉट लॉजिक में 3 इनपुट या आउटपुट का कोई चक्कर नहीं है। नॉट लॉजिक में हमेशा 1 इनपुट होती है और इसकी हमेशा 1 आउटपुट होती है, ठीक है जी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट 3 इनपुट एंड और लॉजिक। फाइन। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है उसमें मैंने आज आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताना है
और मैं आपको ट्रुथ टेबल के बारे में बताऊंगा, और मैं अब आपको बताऊंगा कि ये जो एंड और नॉट लॉजिक है इसके सर्किट्स किस तरह के होते हैं। तो ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है और इंशाल्लाह ये आपको बड़ी आसानी से समझ भी आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन और हम देखते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और फिर मैं आपको बता देता हूं कि हमें देखना है कि एंड और नॉट का हम पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उसी एंड और नॉट का फिर हम लोग गेट देखेंगे और उसका सिंबल देखेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि गेट होता क्या है, और फिर हम उसका एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग असल में बोलते हैं बूलियन फंक्शन। तो अब हम इन तीनों को सेपरेटली, ट्रुथ टेबल, लॉजिक गेट का जो सिंबल होता है और उसका जो फंक्शन होता है, इन तीनों चीज़ों को हम लोग तीनों गेट्स के लिए देखेंगे, एंड, और या नॉट। उससे पहले मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अगर मेरे पास 4 इनपुट्स होती हैं, सपोज करें कि अगर मैं और लॉजिक की एग्जांपल लूं, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे। मेरे पास था कार, बाइक या बस। फोर्थ ऑप्शन आप ले लें कि मेरे पास ट्रेन है। ठीक है, तो अब मेरे पास 4 ऑप्शंस हो गए, तो मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 16। तो टेबल कौन सा बनेगा? वो जो हेक्साडेसिमल वाला टेबल हम लोगों ने सीखा था। ठीक है जी, जो मैंने कहा आपको मैं बता दूं क्योंकि कभी कभार हमारे पास 4 इनपुट्स भी आ जाती होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक और बात भी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एंड लॉजिक की और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे कि सपोज करें कि अगर आप लोग फूड कुक कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से कि आपके पास वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आपके पास स्टोव होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर आप खाना बनाएंगे, और आपके पास लेट अस से कि फायर होनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग हो गया तो आप खाना नहीं बना सकते। ये एग्जांपल एंड के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज करें कि मैं और की एग्जांपल आपको देता हूँ, कि बल्कि और की एग्जांपल आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन की टर्म में ले लिया है, और इसके अलावा आप और की एग्जांपल रेजिडेंस की टर्म में ले सकते हैं कि आपके पास या तो होटल की ऑप्शन है, या आपके पास किसी होम की ऑप्शन है जो आपको रेंट पे मिल रहा है, या आपके पास जो है लेट अस से कि किसी शेयर्ड रूम की ऑप्शन है। तो अगर आप में तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो तो आप कहीं पे स्टे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये जो मैंने एग्जांपल टिपिकल दी थी ट्रैवल और रूम्स के, जो है ट्रैवल और ट्रैवल के अलावा, आई मीन जो मैंने एंड के लिए ट्रैवल की एग्जांपल दी और के लिए ट्रैवल की एग्जांपल दी, तो ये एग्जांपल्स हम लोग और भी रियल लाइफ की ले सकते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि एंड और नॉट लॉजिक का ट्रुथ टेबल क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि उसके लॉजिक गेट के सिंबल्स क्या होते हैं, और फिर हम लोग तीनों के सिंबल्स के साथ साथ उनके यूनिक फंक्शंस भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंड लॉजिक की। ओके, अच्छा, याद रखिएगा कि अभी मैं तो जो समझा रहा हूँ ये 2 इनपुट एंड लॉजिक के लिए है, लेकिन यही सारी थ्योरी मेरे पास 3 इनपुट एंड लॉजिक के लिए भी वैलिड है। सबसे पहले तो जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है एंड लॉजिक के बारे में, वो ये है कि ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। ये बात मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि अगर मैं लिखूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इसका जवाब क्या होगा? 6। ये जो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया ये है अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन। अरिथमेटिक, ART, मतलब ART है, जो भी उसके स्पेलिंग हमारे पास होते हैं, मैं सिर्फ ART फॉर द शॉर्ट लिख रहा हूँ कि ये मेरे पास अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जबकि ये जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होती है ये अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन से मुख्तलिफ होती है। पहली बात तो ये है कि ये जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होती है 3 और 2 के बीच में तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होती ही सिर्फ बाइनरी लॉजिक के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करानी है जो कि एंड है, तो उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी, या 1 होगी या 0 होगी। तो जैसे कि 1 और 0। ठीक है, जैसे कि अरिथमेटिक में मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्रॉस का साइन इस्तेमाल होता है, एंड में जो है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग डॉट का साइन यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। और 1 एंड 0 का जवाब हमारे पास क्या होगा? 0। वैसे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आप जानते हैं कि 0 होता है, लेकिन ये सिर्फ आप समझने के लिए याद रख सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई, हम इसको मल्टीप्लाई बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का नाम एंड होता है। तो 1 एंड 0 क्या होगा? 0। इसकी एग्जांपल वही है कि अगर आपके पास कार है लेकिन फ्यूल नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई है कि आपने इसको कतन अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन नहीं समझना, क्योंकि ये अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन इन अ सेंस कि अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन में तो नंबर्स हमारे पास 0 और 1 से बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन नंबर 1 हमारे पास सिर्फ वैलिड होती है बाइनरी लॉजिक के लिए, मतलब बाइनरी लॉजिक के लिए, और नंबर 2
इसके अंदर जो हमारे पास जवाब होता है वो भी 1 और 0 की फॉर्म में आता है या 2 वैल्यू की फॉर्म में आता है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी याद करा दूं कि अगर आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन लेवल पे या अपने लोअर ग्रेड के लेवल पे एंड और नॉट ऑपरेशन को अगर आप कंपेयर करना चाहें, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, तो आपने पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन, ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। याद रखें ये जो यूनियन होता है ना, यूनियन ये और ऑपरेशन की इक्विवेलेंट होता है, और जो इंटरसेक्शन होता है ये हमारे पास एंड ऑपरेशन की इक्विवेलेंट होता है। समटाइम्स हम लोग यूनियन को ऐसे भी लिखते हैं और एंड या इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये चीज़ आप आगे जाके एक और सब्जेक्ट आपके पास आएगा, उसमें आप ये जो है ये चीज़ वहाँ पे भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये बात तो पहले क्लियर होगी। दूसरी बात, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू a एंड b। एक तो इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि z क्या है, z इज द आउटपुट वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वेरिएबल ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू तब्दील होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर वेरिएबल है, कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा। ये जो इक्वल के इस साइड पे लिखा होता है ये इस्तेमाल होता है आउटपुट के लिए, और इक्वल की राइट साइड पे जो कुछ भी लिखा होता है वो इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे दो इनपुट्स के लिए वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम यहाँ हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट है a, दूसरी इनपुट है b। तो और मैंने यहाँ लिखा क्या है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। z इज इक्वल टू a एंड b। इसका मतलब है a और b के बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? एंड ऑपरेशन। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने यहाँ पे z क्यों लिखा है और a क्यों लिखा है और b क्यों लिखा है। ये असल में जनरलाइज फॉर्म के लिए लिखा जाता है। अब मैं आपको पिछले एग्जांपल पे लेके जाता हूँ कि सपोज करें कि मेरे पास आउटपुट क्या थी, मेरे पास आउटपुट थी ट्रैवल, आप याद करें, ठीक है, इज इक्वल टू ऑप्शंस क्या थी, बल्कि ऑप्शंस नहीं, पैरामीटर्स क्या थे, कार, क्योंकि पैरामीटर चेंज नहीं होता, कार और फ्यूल। तो वही एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दी थी वो मैंने सिर्फ एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दी, क्योंकि जब तक हम मैथमेटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग कंप्यूटर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें इन अ सेंस इक्वल हैं कि मैंने z वेरिएबल का नाम रख दिया ट्रैवल, क्योंकि वेरिएबल है कुछ भी रखा जा सकता है, इक्वल तो इक्वल ही रहेगा। a वेरिएबल जो पहली इनपुट थी उसका नाम मैंने रख दिया कार, और दूसरी इनपुट का नाम मैंने रख दिया फ्यूल। अब आप इसको कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोगों ने फूड कुकिंग करनी है तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल कुक इज इक्वल टू, हमारे पास स्टोव होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हम अपना खाना कुक करेंगे, और हमारे पास फायर होनी चाहिए। अब आप इसके अलावा जो मर्जी यहाँ पे लिखते रहें। तो इसलिए बजाय इसके कि हम लोग अपनी अपनी एग्जांपल को बार बार लिखें, हम उसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं, z इज इक्वल टू a एंड b, ताकि जिसने जो भी अपने लिहाज से एग्जांपल या जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो वेरिएबल को अपने लिहाज से उनका नाम रख के उसको सॉल्व कर सकता है। और याद रखिएगा कि ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली कहना ज़्यादा बेहतर है कि बाय कन्वेंशन z को हम लोग नॉर्मली आउटपुट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ये बोलियन अलजबरा आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसमें ये एक कन्वेंशन है कि आउटपुट के लिए हम लोग वेरिएबल z इस्तेमाल करते हैं, और z के अलावा जो बाकी वेरिएबल बच जाते हैं a से लेके जो है y तक, वहाँ तक हम लोग वेरिएबल्स को एज एन इनपुट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि x भी हो सकता है, a b c d, कुछ भी हमारे पास इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। जो मैंने बात यहाँ लिखी थी वो मैं बता दूं कि ये तीन चीज़ें हमें देखनी थी, ट्रुथ टेबल, लॉजिक, गेट सिंबल और यूनिक फंक्शन। तो ये जो मैंने चीज़ अब आपको यहाँ बताई है, z इज इक्वल a डॉट b, ये असल में फंक्शन है। असल में ये फंक्शन क्यों है? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जो आउटपुट है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे z इज इक्वल टू a एंड b, तो हम कहते हैं कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट। क्यों? कि सपोज करें कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो 1 एंड 0 क्या होता है? 1 एंड 0 हमारे पास होता है 0। चलिए अब आप समझने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें कि 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है? 0। लेकिन अगेन मैं आपको ये बात बता दूं कि मल्टीप्लाई कहना बेहतर नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक अलग चीज़ है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन है, और एंड एक अलग चीज़ है। बहरहाल समझने के लिए हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 हो तो z की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। सपोज करें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, 1 एंड 1 क्या होता है? ये 1 होता है। सपोज करें कार भी और फ्यूल भी है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं 1। तो ये z की वैल्यू कभी 0 हो जाती है, कभी z की वैल्यू 1 हो जाती है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इनपुट की वैल्यूज़ क्या है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आउटपुट, ये मेरे इस जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ वहाँ देखिएगा, आउटपुट जो कि z है इज द फंक्शन ऑफ इनपुट, मतलब z की वैल्यू डिपेंड करती है a और b पे। ठीक है जी, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़े तो हम लोग समटाइम लिखते थे y ऑफ x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल x प्लस 1। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लें या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो हम कहते थे कि y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है जी, आई होप कि इसी तरह यहाँ पे जो z है
वो मेरे पास फंक्शन है ए और बी का। हम समटाइम्स इसको ऐसे भी लिख देते हैं वैसे, ए फंक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है जी, ये मेरे पास एक चीज़ हो गई। बाकी रह जाता है ये, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी, बाकी मेरे पास रहता है ट्रुथ टेबल। तो जी आप ये सुन के बड़े सरप्राइज होंगे कि जो टेबल आप पीछे बना के आए थे उसी टेबल को हम लोग कहते थे ट्रुथ टेबल। फ़र्क ये था कि वहाँ पे मैंने ए और बी की जगह लिखा था कार और फ्यूल, और मैंने यस और नो, और यहाँ पे मैंने लिखा था ट्रैवल। तो मैंने उन सब को किस से रिप्लेस कर दिया है? कार को रिप्लेस कर दिया है मैंने ए से, फ्यूल को मैंने रिप्लेस कर दिया है बी से, और जेड को मैंने ट्रैवल को मैंने रिप्लेस कर दिया जेड से। बाकी जो नीचे टेबल बना हुआ है ये हमारे पास वही रहेगा। तो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है एंड लॉजिक की। तो अब ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैंने आपको यूनिक फंक्शन बता दिया और मैंने आपको ट्रुथ टेबल बता दिया। ये जो आप पीछे पढ़ के आए थे इन्हीं को बेटा हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। ये जो हमने लॉजिक बनाई थी ना कार और फ्यूल वाली, ये जो टेबल नीचे बनाया था, ये टेबल असल में क्या बता रहा है? ये टेबल इस लॉजिक के बारे में ट्रुथ बता रहा है। देखें ट्रुथ टेबल के लफ्ज़ पे गौर करें, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक हमारे पास है ट्रुथ, दूसरा है टेबल। असल में ट्रुथ टेबल क्या चीज़ होती है? ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो हमारी बनाई गई लॉजिक के बारे में ट्रुथ बताता है। जैसे कि हमने लॉजिक बनाई थी कार और फ्यूल वाली, ठीक है, मैं पीछे चला जाता हूँ, एंड लॉजिक कार और फ्यूल वाली। तो कार और फ्यूल वाली लॉजिक का जो ट्रुथ था वो इस टेबल ने हमें बताया। और इस टेबल ने हमें क्या ट्रुथ बताया? इस टेबल ने हमें ये ट्रुथ बताया कि भाई अगर कार, फ्यूल या ड्राइवर में से एक भी चीज़ मिसिंग हो तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते अल्टिल अनलेस के तीनों अवेलेबल हों। तो ये जो टेबल में एक एक पॉसिबिलिटी हम देख रहे थे कि एक एक पॉसिबिलिटी आपको उस लॉजिक के बारे में ट्रुथ बता रही थी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि जी मेरे पास कार है, मेरे पास फ्यूल और ड्राइवर नहीं है, तो लॉजिकली ट्रुथ क्या है? लॉजिकली ट्रुथ ये है कि अगर आपके पास कार है और फ्यूल और ड्राइवर नहीं है तो लॉजिकली ट्रुथ ये है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसी को बेटा हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं, जो हमें ट्रुथ बताता है किसी एक लॉजिक के बारे में। फाइन, तो ये मैं रिवाइज करा दूं कि एंड लॉजिक क्या होती है। ये एक लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, याद रखिएगा, इट इज नॉट अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने एक फंक्शन देखा z इज इक्वल टू ए डॉट बी। डॉट जो है, डॉट ये एक ऑपरेटर है, ये यूज होता है किसके लिए? एंड के लिए। जैसे कि प्लस यूज होता है एडिशन के लिए, माइनस यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, ये यूज होता है हमारे पास डिवीजन के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर। तो ये डॉट है, जहाँ पे भी आपको डॉट नजर आएगा तो आपने फौरन कहना है कि जी यहाँ पे तो हम लोग क्या करने लगे हैं, यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं। मैंने आपको फंक्शन के बारे में भी बताया और मैंने आपको ट्रुथ टेबल के बारे में भी बताया। एंड में जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो एक ही है, वो है सिंबल। सो हमने हर लॉजिक की तीन चीज़ें देखनी। क्या चीज़? ट्रुथ टेबल, उसका सिंबल और उसका फंक्शन। तो ट्रुथ टेबल और फंक्शन तो मैंने बता दी, पीछे हमारे पास क्या रह गया? पीछे हमारे पास रह गया सिंबल। अच्छा जी, एंड लॉजिक के लिए जो सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है जी। ये अब आपने भूल लेना, जैसे कि डी होता है, जैसे आप ABCD में डी लिखते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एंड लॉजिक का क्या होता है? ये एंड लॉजिक का सिंबल होता है। अच्छा, इसी चीज़ को मैं इसके पहले ज़रा इसको कंप्लीट कर दूं। यहाँ पे इसकी इनपुट्स होती हैं, अगर 2 इनपुट्स हैं तो 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे इनपुट में, 3 हैं तो 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने 2 और 3 इनपुट एंड लॉजिक देखी थी, ठीक है जी। अभी हम सपोज करते हैं कि ये 2 इनपुट एंड लॉजिक है और यहाँ पे हम लोग इसकी आउटपुट ड्रॉ करते हैं। बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं गेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेट। अच्छा मुझे आप बताएं कि गेट क्या चीज़ होती है। अगर आपके जो हाउसेस वगैरह होते हैं, घर वगैरह होते हैं, आपने घर के बाहर एक गेट लगाया होता है, ठीक है। अच्छा, ये गेट आपने क्यों लगाया हुआ होता है? कि अगर किसी ने आपके घर के अंदर एंटर होना है तो वो इस गेट से एंटर होगा, बेसिकली वो एंट्री पॉइंट होता है। तो असल में लॉजिक गेट्स क्या चीज़ होती हैं? लॉजिक गेट वर्ड से ही क्लियर है कि इस गेट की इनपुट में से पहले इनपुट इस लॉजिक में एंटर होगी, क्योंकि गेट असल में एंट्री पॉइंट होता है। किसी भी बिल्डिंग के अंदर एंटर होंगे तो गेट से ही एंटर होंगे ना। तो इस लॉजिक में आप एंटर होते हैं, यूजिंग दीज इनपुट्स आप इस गेट के अंदर एंटर होते हैं, इसलिए हम लोग इसको गेट बोलते हैं। और फिर इस गेट के अंदर ऑपरेशन अप्लाई होता है, एंड और नॉट, और फिर हमारे पास इस गेट की आउटपुट में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? इस गेट की आउटपुट में प्रोड्यूस होती है जो भी आउटपुट है। एंड है तो एंड की आउटपुट प्रोड्यूस होगी, और है तो और की आउटपुट प्रोड्यूस होगी। इसके एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि जैसे अगर आप NCBA गए और अपनी क्लासरूम में आप एंटर हुए तो आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। आप एज एन इनपुट उस क्लासरूम के दरवाजे से क्लास में एंटर हो गए, और जब आपका लेक्चर एंड होगा तो फिर आप उसी से बाहर आ जाएंगे। तो जब आप अंदर जा रहे थे क्लास में तो आपको उस दिन का लेक्चर नहीं पता था, लेकिन जब आप उस क्लास से वापस बाहर आए तो आपको वो लेक्चर समझ आ गया, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई है कि हम लोग गेट की इनपुट से उस लॉजिक के अंदर एंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये है ही एंड लॉजिक,
और फिर एंड ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए बेटा हम लोग इसको बोलते हैं गेट। ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए क्लियर कर दी क्योंकि समटाइम्स हमें ये नहीं पता होता कि गेट का वर्ड किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब आप यहाँ पे अपनी इनपुट्स लिखेंगे जैसे कि आपने पहले लिखी थी। सपोज करें एक इनपुट आपके पास कार है, दूसरी इनपुट आपके पास क्या है, फ्यूल है, और आउटपुट आपके पास क्या है, ट्रैवल है। आप देख रहे होंगे कि जी वही एक चीज़ है जो मैंने बार बार आपको बताई है, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। और में एक और इनपुट भी ली थी जो कि हमने कार फ्यूल के अलावा तीसरी इनपुट क्या ली थी, ड्राइवर। तो ये मेरे पास 3 इनपुट का एंड लॉजिक का गेट है, और जो मैंने पहले बनाया था वो मेरे पास 2 इनपुट का एंड लॉजिक का गेट था, ठीक है जी। तो ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ, अच्छा चले पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर मैं उस चीज़ की तरफ भी वापस आऊँगा। ये मेरे पास 2 इनपुट का एंड लॉजिक का गेट है, ठीक है जी। गेट क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। अच्छा हम फिर इसको जनरलाइज कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम लोग ट्रैवल या कार या वो लिखें, तो वो जो मैंने वहाँ लिखा था मैं यहाँ लिख देता हूँ z इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये इसी को मैंने गेट की फॉर्म में बनाया कि ये एक एंड गेट है, ठीक है। तो इसकी एक इनपुट a है, दूसरी इनपुट b है, और आउटपुट इसकी क्या है, z है। तो असल में मैंने इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की है, इसी बोलियन एक्सप्रेशन, इसको बोलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैं बोलियन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये उसकी हमारे पास जो है वो लॉजिक डायग्राम है। हम लॉजिक डायग्राम के बारे में भी देखेंगे कि आप सिंपल इसको यहाँ पे गेट भी कह सकते हैं। अच्छा आप सपोज करें कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको मेरी बात और क्लियर हो जाए। सपोज करें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट अस से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल x डॉट वाई। तो आउटपुट अब मेरे पास क्या है, आउटपुट मेरे पास है y, आउटपुट मेरे पास होगी y, और इनपुट क्या है, बल्कि आई थिंक कि मुझे यहाँ पे आउटपुट को मैं z ही लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इनपुट में x y यूज़ कर लिया है। सो लेट अस से कि मेरे पास जो आउटपुट है वो हो गई z, और इनपुट अब मैंने इस पर क्या कर दी, x और y, ठीक है जी। आई थिंक कि आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, और पॉज करने के बाद आप इससे अगले वाली जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ आप फिर उसको देखिएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी देर का पॉज दें, और पॉज देने के बाद फिर आप वो नेक्स्ट चीज़ देखें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो कि इसका सर्किट है बेसिकली। ओके जी, अगर आपको ये वाली बात यहाँ पे समझ आ गई है तो अब हम लोग इसका सर्किट देख लेते हैं। सर्किट क्या चीज़ होती है असल में। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि ये तो सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली थ्योरी के अंदर, ठीक है। ये बात मैं आपको ऐसे समझा लेता हूँ कि जैसे कि मैंने कार या बाइक वाली एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे ली हैं, ये तो हम लोगों ने थ्योरी में देख ली। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर को कैसे ये बात समझाएं। सपोज करें कि मैं कंप्यूटर को समझाना चाहता हूँ, ये वाली एग्जांपल कार और फ्यूल वाली। मैं कंप्यूटर को ये समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास कार और फ्यूल का मैं टेबल ड्रॉ करूं और मैंने ट्रैवल करना हो, तो मैं ये बात अब कंप्यूटर को कैसे बताऊंगा कि मेरे पास अगर कार नहीं है, फ्यूल है, तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। मैं क्रॉस लगा देता हूँ, जब तक कि मेरे पास कार और फ्यूल ना हो तब तक मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। अच्छा ये बात मैं गाड़ी वाली और फ्यूल वाली बात ये मैं कंप्यूटर को कैसे बताऊँगा, एक अजीब सी बात है, क्योंकि कंप्यूटर तो करंट और वोल्टेज पे चलता है। ओके इसके लिए मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो है सर्किट। ये बड़ा सिंपल सा सर्किट है जो आपको बड़ी सिंपली मेरी बात समझा देगा। सपोज करें कि ये मेरे पास एक सर्किट है, इसमें मैं स्विच लगा रहा हूँ, स्विच जैसे कि आपके घरों में स्विच होते हैं चीज़ों को ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें पहला स्विच ये है और दूसरा स्विच मेरे पास ये है, ठीक है। और ये आउटपुट में मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने सपोज करें कि मैंने एक जो है लैंप लगाया हुआ है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे एक लैंप लगाया हुआ है, लाइट या बल्ब जो मर्जी कह लें, मैंने एक लैंप लगाया हुआ है, ठीक है। ओके ये मेरे पास पावर सप्लाई है जहाँ से पावर आएगी। इससे ज़्यादा आपको कोई इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स समझने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करें कि इस स्विच का नाम मैंने रख दिया कार और इस स्विच का नाम मैंने रख दिया फ्यूल, ठीक है। तो एक स्विच का नाम मैंने क्या रख दिया, कार, और एक स्विच का नाम मैंने रख दिया फ्यूल। मैं इस चीज़ को ज़रा ईजीली समझाने के लिए मैं इन स्विचेस को ज़रा अलग अलग ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके आप सपोज करें कि मेरे पास ये वाला स्विच भी ओपन है और ये वाला स्विच भी ओपन है। अच्छा जब स्विच ओपन होगा, मैं यहाँ बात क्लियर कर देता हूँ कि जब मेरे पास स्विच ओपन होगा तो मैं कंसिडर करूँगा कि वो 0 है, और जब मेरे पास स्विच बंद हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा तो उसका मतलब है कि वो उसकी वैल्यू 1 है। ये मैंने खुद अज्यूम की है, कंप्यूटर में भी यही हो रहा होता है। ये बात अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा सपोज करें कि कार वाला स्विच भी ओपन है, मतलब ये भी 0 है, फ्यूल वाला स्विच भी ओपन है, मतलब ये भी 0 है, ठीक है। ओके ये है पावर सप्लाई प्लस माइनस। अब जैसे मर्जी को समझिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक समझने की जरूरत नहीं है। करंट यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक है। करंट चलता 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 यहाँ पहुँचा।
क्योंकि ये स्विच ओपन है इसलिए करंट आगे नहीं जा सकता, इसका मतलब है इसका रास्ता तो बंद है। इसका मतलब है कि जब मैं इन दोनों स्विच को ओपन करूंगा तो ये लैंप ऑन नहीं होगा। अब अगर आप मेरी बात को समझें तो हमने किया क्या है कि अगर मेरे पास कार भी नहीं है और फ्यूल भी नहीं है तो मेरे पास आउटपुट क्या हो गई, ज़ीरो। तो वही बात जो कि मैं ओरली कर रहा था वो बात मैंने किस में ट्रांसलेट कर दी, वो मैंने एक सर्किट के ज़रिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दी। तो असल में बेटा कंप्यूटर में यही सर्किट लगा हुआ होता है, कंप्यूटर में असल में यही वाला सर्किट लगा हुआ होता है। और उसमें क्या हो रहा होता है, जितने इनपुट्स हैं उतने स्विच लगा रहे हैं। कार और फ्यूल तो दो स्विच, तीसरी इनपुट थी ड्राइवर तो तीसरा स्विच। बस हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इन स्विच को क्या करना है, सिर्फ ऑन या ऑफ करना है। ठीक है, होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा सपोज करें कि मेरे पास कार अवेलेबल है। ठीक है, मैंने ये वाला जो स्विच है, ये वाला जो स्विच है मेरे पास, ये स्विच मैंने क्लोज कर दिया, ये वन हो गया। अच्छा जी, करंट जहाँ से चलना शुरू हुआ चलता गया, ये स्विच क्लोज है तो यहाँ से गुजर जाएगा। लेकिन क्या यहाँ से आगे जा सकता है? अभी भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब अगर मेरे पास कार है और फ्यूल नहीं है तब भी मेरे पास लैंप ऑन नहीं होगा। तो अब हम कर क्या रहे हैं, वही बात जो हम लोग ओरली में रियल वर्ल्ड में कर रहे थे, वही बात अब हम किसकी लैंग्वेज में करने लगे, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जो कि 1 और 0 है। यहाँ से आपको एक और बात भी समझनी चाहिए जो कि बड़ी ज़रूरी है, और वो ये है कि कंप्यूटर को तो 1 और 0 का भी नहीं पता होता। कंप्यूटर को सिर्फ ये पता होता है कि या तो स्विच ओपन करना है या फिर स्विच क्लोज करना है। तो ये जो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इनमें क्या लगा हुआ होता है, इनमें ऐसे बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्विचेस लगे हुए होते हैं। जिस माइक्रो प्रोसेसर में जितने ज़्यादा स्विच होंगे हम उसमें उतनी ज़्यादा लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो अब आप सपोज करें कि अगर मैं दोनों स्विचेस को क्लोज कर दूं, सपोज करें कि मैं कार वाले स्विच को भी क्लोज कर दूं, ये वाला स्विच भी क्लोज हो गया, मतलब ये भी 1 हो गया, ये वाला स्विच भी क्लोज होगा, ये भी 1 हो गया। हाँ जी, अब करंट यहाँ से चलेगा क्योंकि ये स्विच क्लोज है तो यहाँ से भी गुजर जाएगा, ये स्विच क्लोज है तो यहाँ से भी गुजर जाएगा, फिर ये हमारे गुजरेगा बल्ब में से और फिर ये वापस आ जाएगा। तो हमारा बल्ब इस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, ऑन या 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में कहानी क्या है, असल में कहानी है सिर्फ स्विच की। इसको हम लोग बोलते हैं कि एंड लॉजिक में जो स्विच हैं वो सीरीज में लगे हुए होते हैं। ठीक है जी, सो एंड लॉजिक में स्विच किस में लगे हुए होते हैं, एंड लॉजिक में स्विच सीरीज में लगे हुए होते हैं, पहला और उसके बाद ही दूसरा। दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज होता है और दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास पैरेलल होता है। यह आपने रजिस्टर की फॉर्म में भी पढ़ा होगा, अगर आपको वो याद नहीं भी है तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये थी मेरे पास इसकी सर्किट डायग्राम जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ठीक है जी, ये प्लस माइनस सप्लाई है और ये मेरे पास लैंप है। तो असल में ये चीज़ मैंने आपको बताई भी इसलिए कि कंप्यूटर में तो ये गेट भी नहीं लगा हुआ, कंप्यूटर में कोई ट्रुथ टेबल नहीं। कंप्यूटर में क्या लगा हुआ है, कंप्यूटर में असल में स्विच लगे हुए हैं। तो अगर तो स्विच ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं तो वो एंड लॉजिक बन जाएगी, अगर पैरेलल में लगे हुए तो वो अभी हम आगे जाकर देखते हैं, वो बन जाएगी और लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एंड लॉजिक की सारी कहानी कंप्लीट होती है। सबसे पहले मैंने एंड लॉजिक का क्या बनाया, ट्रुथ टेबल, फिर मैंने आपको उसका लॉजिक गेट और सिंबल और उसका सर्किट बताया, फिर मैंने आपको उसका फंक्शन बताया। तो मैं अब चाहूँगा कि आप इस बात को कंक्लूड करने से पहले मैंने यहाँ पे 3 इनपुट एंड लॉजिक का ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है, जो कि वही है कि मेरे पास एक कार है, एक मेरे पास फ्यूल और एक मेरे पास ड्राइवर है। सो अब क्योंकि 3 इनपुट्स हैं तो मैं लिखूंगा Z इज इक्वल टू A एंड B एंड C, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं और आउटपुट कितनी है, 1 है। तो 3 इनपुट का टेबल आप पहले भी बना चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने उसको A B C और Z का नाम दे दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप काइंडली इस वीडियो को यहाँ पे आप पॉज करें और आप ये एंड लॉजिक के बारे में मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई है आप उसको एक दफ़ा गौर से पढ़ लें। ओके जी, अगर आपने रिवाइज कर लिया तो मैं अब आगे मूव करता हूँ और लॉजिक के बारे में। और लॉजिक में भी हम वही 3 चीज़ें देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे उसका ट्रुथ टेबल, फिर उसका हम लोग फंक्शन भी देखेंगे और उसका हम लोग गेट और उसका सर्किट डायग्राम भी देखेंगे। अच्छा, एंड लॉजिक के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि और लॉजिक, जैसे कि एंड लॉजिक हमारे पास लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन थी और लॉजिक हमारे पास लॉजिकल एडिशन होती है। अच्छा, एंड के लिए हमने क्या यूज़ किया था, डॉट का ऑपरेटर, और के लिए हम लोग प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ याद रखिएगा कि ये प्लस क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो पैदा करता है, क्योंकि हमारे पास अरिथमेटिक में भी प्लस यूज़ होता है, लेकिन ये मुख्तलिफ है। ये ऐसे मुख्तलिफ है कि 3 + 2 क्या होगा, ये होगा 5। लेकिन अगर मैं और ऑपरेशन की बात करूँ तो 1 और 1 क्या होगा, अच्छा 1 + 1, अब क्योंकि ये प्लस नहीं है तो ये 1 और 1 मेरे पास 1 होता है। ठीक है, अब ये बात अगर आपको कंफ्यूज करे तो अब वापस जाएं और अपना ट्रुथ टेबल देखें जो हमने पीछे ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने एग्जांपल ली थी कार और बाइक की। तो हमने क्या वहाँ लिखा था, हमने लिखा था कार, अब ये और का साइन है और। ठीक है, पहले तो मैंने सिर्फ और लिखा हुआ था ना,
पहले तो मैंने सिर्फ लिखा हुआ था यहाँ पे और, ठीक है, मैंने सिर्फ लिखा हुआ था कार और बाइक। तो कार और बाइक, अगर मेरे पास कार 1 है और बाइक भी 1 है तो मैं ट्रैवल, मेरे पास जो ट्रैवल है, टी फॉर ट्रैवल, वो 1 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ और की जगह क्या लिख रहा हूँ, प्लस। तो याद रखिएगा जी असल में प्लस नहीं है, बल्कि इसको प्लस कहना भी गलत है, ये असल में और है। सो 1 और 1 क्या है, 1। 1 और 1 2 क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लस ऑपरेशन नहीं है, ये मेरे पास और ऑपरेशन है। ठीक है जी। तो 1 और 1 आप याद रखिएगा कि और ऑपरेशन में एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाती है, 1। और एंड ऑपरेशन में एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाती है, 0। मैं दोबारा से बताता हूँ, ये बात आप रिवाइज भी करें। एंड ऑपरेशन में एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाती है, जबकि और ऑपरेशन में एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाती है। तो ये बात होगी जी मेरे पास लॉजिकल एडिशन के बारे में। हम इसको लिखते हैं z इज इक्वल टू a और b। ठीक है, हम आइंदा से इसको लिखा भी ऐसा ही करेंगे। इसको प्लस आपने नहीं बोलना, अगर आप प्लस बोलेंगे तो फिर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करें। तो जैसे z इज इक्वल टू a और b। अब ये फंक्शन है, जैसे कि आप याद करें, ट्रैवल इज इक्वल टू कार और बाइक। ठीक है, ये एग्जांपल थी। आप कोई और एग्जांपल भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है अगर आपने फूड को कुक करना है तो आपके पास जो है लेट अस सपोज के वेजिटेबल्स भी हैं और आपके पास जो है वो वीट भी है। ठीक है, सो अगर आपके पास वेजिटेबल या वीट दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो आप फूड को कुक कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा एग्जांपल हो सकती हैं। बाकी कॉन्सेप्ट फंक्शन का भी वही है और यहाँ पे वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट वही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये ट्रुथ टेबल है जो आप पहले देख चुके हैं, वही एग्जैक्टली ट्रुथ टेबल मैंने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर दिया है। वहाँ पे सिर्फ कार बाइक ए बी की जगह लिखा हुआ था, जेड की जगह ट्रैवल लिखा हुआ था, और यहाँ पे यस और नो लिखा हुआ था। यहाँ पे मैंने सिर्फ 0 और 1 लिख दिया है, इसलिए ये बात मैंने ज़रा स्पीड में बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास 2 इनपुट और होता है, मेरे पास 3 इनपुट और भी होता है। हम लिखते हैं जेड इज इक्वल, जैसे कि मैंने लिखा था, कार और बाइक और बस। ठीक है, और 3 इनपुट का टेबल आप पहले देख चुके हैं, इसलिए ये मस्ट है। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, और लॉजिक का ट्रुथ टेबल। ये 2 इनपुट जो है 3 इनपुट और लॉजिक का ट्रुथ टेबल है, ये 2 इनपुट और लॉजिक का ट्रुथ टेबल है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं इसकी गेट की तरफ। मैंने गेट का कॉन्सेप्ट आपको पहले दे दिया। एंड का गेट तो हमने ड्रॉ किया था ऐसे, ये था 2 इनपुट एंड गेट। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं, आई एम सॉरी, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं और गेट। अच्छा, और गेट जो होता है ये एंड से थोड़ा सा ही मुख्तलिफ होता है। और गेट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, बैक साइड से आप इसको ऐसे बनाते हैं और फ्रंट में ये ट्राइंगल की शेप में होता है, परफेक्ट ट्राइंगल नहीं लेकिन उसकी शेप में। ठीक है, ये कहलाता है और गेट। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट अस सपोज के जो मैंने पहले लिखा था z इज इक्वल टू a और b, तो इसकी एक इनपुट है a, दूसरी इनपुट है b और आउटपुट है इसकी z। अगर आप एग्जांपल लें कार और बाइक वाली तो वो भी यहाँ पे वैलिड है। आप यहाँ पे लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार पहली इनपुट, देन वी हैव बाइक दैट इज़ द सेकंड इनपुट, एंड देन वी विल राइट ट्रैवल दैट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस और गेट। फाइन, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है। तो इसका हो गया हमारे पास सिंबल। अब बात आती है हमारे पास इसके सर्किट की। अच्छा, हमारे पास एंड लॉजिक का सर्किट किस तरह का था, स्विच थे हमारे पास सीरीज़ में। ये अगर आप रिकॉल करें तो ये मेरे पास सर्किट था, आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये मेरे पास सर्किट था एंड का, इसमें स्विच लगे हुए थे सीरीज़ में। और गेट में आई एम सॉरी फॉर दैट, और गेट के अंदर जो स्विचेस हैं वो मेरे पास लगे हुए होते हैं पैरेलल में, कुछ इस तरह। एक स्विच ऐसे लगा होगा, दूसरा स्विच ऐसे लगा होगा। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट मैं इसको ज़रा सेपरेटेड ड्रॉ करता हूँ। एक स्विच तो मेरे पास लगा हुआ होगा इस तरह, ठीक है जी, दूसरा स्विच मेरे पास लगा हुआ होगा इस तरह, और यहाँ पे मेरे पास होगी, सपोज करें कि मैं इसको मज़ीद आसान करने के लिए मैं यहाँ पे जो है आउटपुट भी बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जो है। बल्कि इनफैक्ट मैं, क्योंकि मेरे पास ये ड्राइंग के लिए कोई एड नहीं है, तो मैं इसकी डायग्राम ही यहाँ दिखा देता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास एक्सटेंड काफ़ी हो रही है। इस सर्किट के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, आपको यहीं से मेरी बात समझ आ जाएगी। सपोज करें कि मेरे पास अभी दोनों स्विच ओपन हैं। ठीक है, ये स्विच ओपन का मतलब 0, मैंने आपको बताया था कि ओपन का मतलब हमने क्या लिया था, ओपन का मतलब हमने लिया था 0, और क्लोज का मतलब हमने लिया था 1। स्विच ये भी ओपन है मतलब ये भी 0, ये स्विच भी ओपन है मतलब ये भी 0। ठीक है, ओके।
अब ये दोनों स्विच ओपन है तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा। जब करंट यहाँ पहुंचेगा तो मुझे बताएं जी करंट कहीं से गुजर सकता है, ना जी इस स्विच से गुजर सकता है क्योंकि ये भी ओपन है, ना जी इस स्विच से गुजर सकता है क्योंकि ये भी ओपन है। इसका मतलब है कि जब मेरे पास जीरो हो पहली इनपुट और दूसरी इनपुट भी जीरो हो तो मेरे पास आउटपुट क्या है, जीरो। तो जब अगर मैंने कंप्यूटर में और लॉजिक बनानी है तो मैं ये वाला सर्किट लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब जहाँ से कॉन्सेप्ट को ज़रा गौर से देखिएगा। सपोज करें कि मैंने ये वाला स्विच क्लोज कर दिया, ये स्विच हो गया 1, ये स्विच मैंने ओपन ही रखा जो कि 0 था। अच्छा करंट यहाँ से चलना शुरू हुआ, जब करंट यहाँ पहुँचा तो अब करंट बी स्विच से तो गुजर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्विच ए से उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो करंट यहाँ से गुजर जाएगा और फिर लैंप में से गुजरने के बाद वापस आ जाएगा। जब लैंप में से गुजरेगा तो लैंप विल टर्न ऑन। तो इसका मतलब है कि जब मेरे पास एक इनपुट 1 थी, दूसरी इनपुट 0 थी, तो आउटपुट क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि 1 और 0 आपको पता है वैसे भी 1 होता है। ये मैंने बात समझाई थी कि और ऑपरेशन में अगर एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाती है। ये इसकी सर्किट की वजह से ऐसे होता है, ठीक है जी। सपोज करें कि ए स्विच जो है ये क्लोज है, बी स्विच जो है ये ओपन है, तो करंट जहाँ से गुजरेगा ए से तो नहीं गुजर सकता क्योंकि ए तो ओपन है, लेकिन बी की ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। इसकी एक एग्जांपल मैं ये भी देता होता हूँ कि सपोज करें कि आपके पास रोड है और रोड के ऊपर से क्या गुजर रहा है, रोड के ऊपर से फ्लाईओवर गुजर रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्लाईओवर से गुजर जाएं या आप रोड से गुजर जाएं। तो यही बेसिकली और ऑपरेशन, और ये दोनों पैरेलल में है, हम इसको बोलते भी पैरेलल स्विचेज हैं। एंड के अंदर स्विच सीरीज में लगे हुए होते हैं और के अंदर स्विच पैरेलल में लगे हुए होते हैं। तो अगर आपके पास रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आप फ्लाईओवर का रास्ता इंतखाब कर सकते हैं, अगर फ्लाईओवर के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप लोग नीचे वाली रोड का इंतखाब कर सकते हैं। यही हमारे पास और लॉजिक का सर्किट होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, याद रखिएगा कि जो नॉट लॉजिक, ये मैंने आपको बात बता दी कि एंड लॉजिक लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है और लॉजिक जो है वो लॉजिकल एडिशन है। एंड में हमारे पास रह जाती है नॉट लॉजिक। अच्छा, नॉट लॉजिक में सबसे पहले तो मैं आपको इसका सिंबल बता दूं कि जो नॉट लॉजिक का सिंबल है वो हम लोग मुख्तलिफ लगाते हैं। अच्छा, इसकी एक ही इनपुट होती है, इसकी एक ही आउटपुट होती है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे z, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा z इज इक्वल टू z का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये जो मैंने वर्ड बोला है कॉम्प्लीमेंट, ये आपके लिए नया नहीं है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या था, 1 0 बन जाएगा और 0 1 बन जाएगा। तो भाई बात मैंने यहाँ पे की है। मैं यहाँ पे इसको नॉट के टर्म में बात कर लेता हूँ। सपोज करें अगर मेरे पास है 1, तो 1 विल बिकम इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 है तो मेरे पास हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1। इसी को बोलते हैं नॉट लॉजिक। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं कि अगर मेरे पास z है तो z इज इक्वल टू z। नॉट के लिए, जैसे कि एंड के लिए क्या था डॉट, और के लिए था ये वाला साइन प्लस वाला। वैसे तो प्लस बोलना बेहतर नहीं, लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूँ। नॉट के लिए हमारे पास मुख्तलिफ साइन होते हैं। कुछ लोग लिखते हैं नॉट को इस तरह, यूँ लिखने के बाद ऊपर एक डैश डाल देते हैं। इसको नॉट भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे कॉम्प्लीमेंट बोल दूं तो मेरा मतलब वहाँ पे नॉट ही होगा, ठीक है। और नॉट लिखने का एक तरीका होता है कि z के ऊपर एक बार डाल दिया जाता है। ज़्यादातर जो प्रेफरेबल तरीका है वो ये होता है। उसकी वजह ये होती है कि सपोज करें मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी, अगर मैं लिखूँ ए का कॉम्प्लीमेंट या ए का नॉट तो मैं ए पे बार डाल दूंगा। गलती से अगर बार थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है कि ये नॉट ए का है या बी का है। इसलिए इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हम लोग दूसरी वाली अप्रोच यूज़ करते हैं, जो कि मैं भी फ्यूचर में यूज़ करूँगा, कि आप ए के ऊपर नॉट लगा दें इस तरह, ताकि क्लियर हो कि ये नॉट ए का है बी का नहीं है। ये तो मेरे पास बात हो गई ए नॉट के ऑपरेशन की। ट्रुथ टेबल आप इसका जानते हैं, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, 1 है तो आउटपुट 0। और याद रखिएगा कि नॉट लॉजिक में 2 इनपुट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसकी एक ही इनपुट होती है और इसकी एक ही आउटपुट होती है। सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। नॉट गेट में मैंने आपको बता दिया कि इसकी एक ही इनपुट होती है और इसकी एक ही आउटपुट होती है। सिंबल बड़ा सिंपल सा है कि पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, ठीक है, इन्वर्टेड, और आगे अब इसके लगा दें एक अदद बबल, इसको बबल बोलते हैं। तो इसकी एक इनपुट है और इसकी एक आउटपुट है, एंड दैट्स इट। ये इसका गेट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मेरे पास इनपुट है, ये मेरे पास मेरे पास ड्राइंग का थोड़ा सा इशू है। तो ये मेरे पास इनपुट है और ये मैं बबल लगा रहा हूँ, ये मेरे पास आउटपुट है। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है जी। ये चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अगर ए है तो आउटपुट ए का नॉट होगा, अगर z है तो z का नॉट। याद रखिएगा कि यहाँ पे तो वैसे बार लगा हुआ है, लेकिन मैं नॉट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा, ठीक है, ओके। आखिर में जो चीज़ रह जाती है इस लेक्चर की भी आखिरी चीज़ है, वो है इसका सर्किट। इसका सर्किट बाज़ दफ़ा समझते हुए स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, कभी आपने कोई ऐसा स्विच देखा है जिसको ऑन करने से लाइट ऑफ हो जाए और उसको ऑफ करने से लाइट ऑन हो जाए?
दैट इज स्ट्रेंज, ठीक है। ये इसका सर्किट है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये सर्किट आपको शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। सपोज करें कि अभी ये वाला स्विच ओपन है, ये ए जो है, ए की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, स्विच ओपन है तो 0। अच्छा, करंट यहाँ से चलेगा, क्या मुझे पता कि क्या करंट यहाँ से गुजर सकता है? करंट तो यहाँ से नहीं गुजर सकता, क्योंकि ये वाला स्विच क्या है, ये वाला स्विच ओपन है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात होगी कि क्योंकि ये वाला स्विच ओपन है तो करंट तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकता। तो करंट यहाँ पे गुजरने के बजाय, यहाँ से गुजरने के बजाय कहाँ चला जाएगा? करंट यहाँ से गुजरने के बजाय लैंप से गुजरेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि ये स्विच तो ओपन है। क्योंकि स्विच ही ओपन है तो करंट इस पूरे पाथ से गुजर ही नहीं सकता, ठीक है। करंट इस पूरे पाथ से गुजर ही नहीं सकता, इसलिए करंट वापस कहाँ चला जाएगा? अपनी जहाँ से वो आया था, प्लस से चलेगा और माइनस पे पहुंच जाएगा। इसको कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो। तो लैंप ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब मेरे पास स्विच ओपन था, तो लैंप क्या हो गया? ऑन। इन अदर वर्ड्स कि जब मेरे पास इनपुट 0 थी तो आउटपुट क्या हो गई? 1। स्विच ओपन होने से लैंप ऑन हो गया, ठीक है। स्विच ओपन होने से लैंप क्या हो गया? ऑन हो गया, ठीक है। ये बात तो समझना आसान है। दूसरी बात में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि स्विच को क्लोज करने से फिर लैंप कैसे ऑफ होगा। अच्छा, आप सपोज करें कि ये स्विच मैंने क्लोज कर दिया, ये स्विच क्या हो गया? क्लोज, मतलब ये स्विच हो गया 1। अच्छा जी, यहां से मेरे पास करंट चलना शुरू हुआ, अब मेरे पास करंट पहुंचा यहां पे। अब प्रॉब्लम यह है कि करंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस स्विच से गुजर जाए क्योंकि ये ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है, रास्ता अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो लैंप से गुजर जाए। यहाँ पे जो बात समझ आती है कि जो बात यहाँ पे आपको समझनी चाहिए वो ये है कि मैं अभी आपको चले ये बात क्लेम करता हूँ, ये मैं समझाऊंगा बाद में, कि करंट जो है वो लैंप से नहीं गुजरेगा, बल्कि करंट जो है वो इस स्विच से गुजर जाएगा। मतलब वो लैंप को बाईपास कर जाएगा और वापस आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्विच ओपन होगा तो लैंप से करंट नहीं गुजरेगा। भी आप इस बात को एज इट इज समझ लें, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। तो स्विच ओपन करने से करंट इस स्विच से गुजर गया, ना कि इस लैंप से गुजरा। इसका मतलब है कि जब स्विच ओपन जब स्विच क्लोज था, आई एम सॉरी, स्विच क्लोज करने से जब स्विच क्लोज था या 1 था तो लैंप मेरे पास ऑफ हो गया, ठीक है। ओके, अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा, ठीक है, मैं इसको कर दिया 1, करंट यहाँ पे पहुंचा। अब जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो यहाँ से भी गुजर सकता है और यहाँ से भी गुजर सकता है। अब मैं आपको अपनी प्रीवियस एग्जांपल देता हूँ जो मैंने पहले भी दी थी। आप सपोज करें कि आपने कहीं पे जाना है और आपने रोड के इस पॉइंट पे पहुंचना है। अभी आप रोड के इस पॉइंट पे हैं और आपने इस पॉइंट पे पहुंचना है। इसी रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर भी बना हुआ है। आप मुझे बता सकते हैं कि आप रोड का इंतखाब करेंगे या फ्लाईओवर का इंतखाब करेंगे? डेफिनेटली आप किसका इंतखाब करेंगे? फ्लाईओवर का। रीजन, फ्लाईओवर पे ट्रैफिक कम होती है। अब मैं इस बात को मजीद क्लियर करता हूं। रोड के ऊपर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, रोड के ऊपर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, जबकि फ्लाईओवर के ऊपर आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगी क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर अमूमन ट्रैफिक कम होती है। असल में यही बात यहां पे है। इस स्विच की जो रेजिस्टेंस है, अच्छा मैं रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट होता है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस होता है कि करंट को रोकने की कैपेसिटी। जिस चीज़ की रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो करंट को उतना ज़्यादा रोकेगी। असल में प्रॉब्लम ये है कि इस करंट को स्विच में से गुजरने के लिए रेजिस्टेंस कम ऑफर होगी और लैंप में से गुजरने के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगी। तो वो उस रास्ते का इंतखाब करेगा जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस कम मिल रही है, क्योंकि लैंप को चलाने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए लैंप की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। इसलिए करंट लैंप में से गुजरने के बजाय कहाँ से गुजर जाएगा? स्विच में से। एंड दैट्स इट, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट दोबारा से एकदम आप सुन लें, इस वीडियो को यहाँ पॉज करके दोबारा से या रिवर्स में जाके आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मैंने आपको बता दिया। ये बात मैं एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बता दूं कि प्लीज डोंट कंफ्यूज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे ये बात जरा क्लियर कर दूं। आज हमने 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, एक एंड, और नॉट। नॉट ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मर्जी लिख लें। सो दैट वाज एंड, दैट वाज और, दैट वाज नॉट। और ये तीनों ऑपरेटर सिर्फ एक ही चीज के लिए वैलिड है, बाइनरी लॉजिक के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने सेट थ्योरी भी पढ़ी थी, यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, या 1 और 0, या ट्रू और फॉल्स, ठीक है, या हाई और लो। तो ये जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है एंड और नॉट वाला, जो मेरे पास लॉजिक्स हैं बेसिकली, ये सिर्फ 2 वैल्यू के लिए ही इंप्लीमेंटेबल है। बाकी अगर हम 2 से ज़्यादा जाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या चीज़ होती है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। अच्छा,
इसी टू वैल्यू लॉजिक के लिए हम लोग एक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एक ऐसी स्पेशल मैथमेटिक्स जो सिर्फ टू वैल्यू के लिए बनाई गई है, जिसमें अगर मैं लिखूं वेरिएबल ए, अच्छा अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ए लिखूं, आपने प्रोग्रामिंग में ये चीज़ पढ़ी होगी, तो ए वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी भाई? ए वेरिएबल की वैल्यू तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए वेरिएबल को ये कहूँ कि ये ए वेरिएबल बोलियन वेरिएबल है या ए वेरिएबल टू वैल्यू वेरिएबल है, तब आपको कंफर्म है कि या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी। इसके लिए हमने एक स्पेशल मैथमेटिक्स बनाई है जिसको हम लोग बोलते हैं बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरा, ऐसा अलजबरा जो सिर्फ दो वैल्यू के इर्द गिर्द घूमता है, 1 और 0। इसमें ए कोई भी वेरिएबल हो, ए बी सी डी जेड जो भी हो, इसमें इनपुट वेरिएबल की वैल्यू भी सिर्फ 1 0 हो सकती है और आउटपुट वेरिएबल की भी वैल्यू सिर्फ 1 और 0 हो सकती है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आपको बूलियन अलजबरा के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस लेक्चर इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। याद रखिएगा कि ये लेक्चर मिड टर्म के सिलेबस